हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आपके लिए लेकर आई हूँ टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 4 का वन शॉट रिवीजन। वन शॉट वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस पर और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, हमारा लीडरशिप कम्युनिकेशन का जो पहला ही टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, कॉन्टेस्ट, फीलिंग्स, इंटेंशन, बिहेवियर। ये जो चारों टर्म्स हैं ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ये भी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। हमने बड़ा अच्छा सा डिफरेंस तैयार करा है, इतना अच्छा डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर इंपॉर्टेंट है और 2025 के लिए आप इसे सेकंड प्रायोरिटी पर लेकर चलिएगा। इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो फिर आप इसे तैयार करिएगा। नहीं तो फिर थिंकिंग स्किल्स वाला जो क्वेश्चन है वो थर्ड प्रायोरिटी पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, आप बहुत ज़्यादा तैयार नहीं कर पाते हैं, तो लीडरशिप कम्युनिकेशन और थिंकिंग स्किल्स ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बाद में अगर आपको लगता है तो डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस के 5 पॉइंट कम से कम तैयार करिएगा। हमने तो बहुत सारे पॉइंट दिए हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। तो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लीडरशिप कम्युनिकेशन जो कि 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें तो देखिए, लीडरशिप कम्युनिकेशन 2 शब्द इसमें हैं, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो लीडर बनने के लिए ज़रूरी है, जो एक लीडरशिप के लिए रिक्वायर्ड है। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या है, एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो बेसिकली लीडर्स के द्वारा यूज़ करा जाता है। किस लिए यूज़ करा जाता है, इन्फॉर्मेशन को रिले करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को प्रसारित करने के लिए, यानी शेयर करने के लिए, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कल्चर के बारे में, कोर वैल्यूज़ के बारे में, विज़न मिशन के बारे में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्रूशियल यानी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। रिले का मतलब है शेयर या कन्वे करना। तो किसी भी संस्थान के जो मैसेजेस हैं, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जो विज़न और मिशन है, जो उसके कोर वैल्यूज़ हैं, जो उसका कल्चर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रसारित करने के लिए, टीम मेंबर्स में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो कम्युनिकेशन लीडर के द्वारा यूज़ करा जाता है उसी को लीडरशिप कम्युनिकेशन कहते हैं। लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या है, इसका काम क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग करना, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इग्नाइट करना टू डू पर्टिकुलर थिंग्स, टू डू पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट इज़ इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लोगों को इस तरह से एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इग्नाइट करना ताकि वो काम पूरी एफिशिएंसी के साथ कर सकें, एफिकेसी के साथ कर सकें और लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग करना ताकि बहुत ही अच्छा कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर, बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर, बहुत ही हार्मोनियस एटमॉस्फेयर संस्थान में रह सके। इन प्रैक्टिस इट इन्वॉल्व्स delivering a shared vision एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू बाई इनटू दैट विज़न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें लीडरशिप कम्युनिकेशन में क्या होता है, लीडरशिप कम्युनिकेशन का काम है संस्थान के शेयर्ड विज़न को, संस्थान का जो कॉमन विज़न है उसको डिलीवर करना, उसके बारे में लोगों को बताना और लोगों को ये एनकरेज करना, लोगों को ये प्रोत्साहित करना कि वो उस विज़न में आकर काम कर सकें, टू बाई इनटू दैट विज़न, वो इस विज़न में आकर काम कर सकें। जैसे एक कॉलेज, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे एक कॉलेज में जो डायरेक्टर होता है वो मैनेजमेंट के एक विज़न को, मैनेजमेंट ये चाहता है, मान लीजिए जैसे IIMT कॉलेज है, उसका मैनेजमेंट जो है वो ये चाहता है, उसके चेयरमैन सर ये चाहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। नंबर 1 विज़न वो ये चाहते हैं कि वो उनके स्टूडेंट रिसर्च में अपना नाम देश विदेश में फैलाएं। नंबर 2 विज़न वो ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट AKTU में मेरिट लिस्ट में आए। नंबर 3 विज़न। तो इसी तरह से वो ये चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स, IIMT के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी अपना स्पिरिट दिखाएं, कल्चरल पार्टिसिपेशन भी उनका अच्छा रहे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। तो ये जो उसका संस्थान का स्टूडेंट्स के लिए लेकर शेयर्ड विज़न है, एक कॉमन विज़न है, वो डायरेक्टर सर हम सभी को बताते हैं
और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सभी उस कॉमन विज़न को अचीव करने के लिए, वो जो मैनेजमेंट ने एक कॉमन विज़न बनाया है, उस मैनेजमेंट के विज़न को एकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए काम करें, अपने अपने रोल्स पर फोकस करें। तो यही एक लीडरशिप कम्युनिकेशन है। अगर हम आगे देखें तो देखिए, अभी तक ये आया कि एक इंफॉर्मेशन को रिले करना, कल्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, कोर वैल्यूज़, मिशन, क्रूशल मैसेज के बारे में इसे इस तरह से चार्ट बनाकर लिख दीजिएगा अलग अलग। तो आपको कीवर्ड याद रखने हैं, कल्चर, कोर वैल्यूज़, मिशन और विज़न और इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। फिर आएगा शेयर्ड विज़न एंड बाई इनटू दैट विज़न। आगे चलते हैं, लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या है। किसी भी लीडर की एबिलिटी है, कॉम्पिटेंसी है कम्युनिकेट करने की और सोशलाइज करने की अपने टीम मेंबर्स के साथ, in a way that they are properly informed, in a way that they are richly motivated, highly motivated, they are goodly inspired, well connected, well communicated and of course united incredibly to one another। तो लीडरशिप, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक लीडर की ऐसी कॉम्पिटेंसी, एक लीडर की वो स्किल, ताकि वो अपने टीम मेंबर्स से इस तरह से कम्युनिकेट कर पाए, इस तरह से सोशलाइज कर पाए, इस तरह से हारमोनी पूर्वक, मित्रता पूर्वक, फ्रेंडली घुल मिल पाए। सोशलाइज होने का मतलब है घुल मिल पाए कि उसके टीम मेंबर्स जो हैं प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहें, हर चीज़ के बारे में प्रॉपरली अपडेटेड रहें, है ना, अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड रहें, अच्छी तरह से मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहें, अच्छी तरह से जो है एनकरेज्ड रहें, वेल कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ, टीम स्पिरिट के साथ जुड़ पाएँ, इनक्रेडिबली अखंड रूप से यूनाइटेड रह पाएँ। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, तो सारे मेंबर्स जब एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, उनके बीच किसी तरह का द्वेष, मतभेद, जेलसी, लैग पुलिंग, बैक बाइटिंग नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली उस संस्थान का भला ही होगा। लेकिन ये काम कौन करेगा? ये लीडर करेगा। और किससे करेगा? अपने कम्युनिकेशन से करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के द्वारा वो जो आधे हुए हैं, जिनका मन मरा हुआ है, ऐसे लोगों में वो एनर्जी और स्पार्क, एंथुसियाज्म, ज़ील, ये सब का संचार करेगा, है ना। और फिर वो प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहेंगे, रिचली मोटिवेटेड रहेंगे। इफ़ेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या है? किसी भी संस्थान का लाइफ ब्लड है। जितना इम्पॉर्टेंट एक व्यक्ति के लिए ब्लड होता है, जितनी इम्पॉर्टेंस एक व्यक्ति के लिए ब्रीदिंग की होती है, ब्लड की होती है, तो ये एक ब्रीदिंग सिस्टम है, एक ब्लड है, और ये कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस का आधारशिला है, कॉर्नर स्टोन है, यानी फाउंडेशन है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को, ठीक है, फाउंडेशन है। अब आते हैं एग्जाम्पल क्या है लीडरशिप कम्युनिकेशन के। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक टीम मेंबर जो है वो डिसकंटेंट फील कर रहा है, यानी कि डिस्कम्फर्ट, मतलब अनकंफर्टेबल है। डिसकंटेंट का मतलब कंटेंट में नहीं है, यानी असंतोष फील कर रहा है। क्या है? डिससेटिस्फाइड है। अगर नहीं आए समझ में डिसकंटेंट, तो डिससेटिस्फाइड है, हैप्पी नहीं है अपने काम में। तो आप क्या करेंगे? आप उससे पूछ सकते हैं कि हाउ दे वुड प्रीफर टू चेंज द टीम्स वर्क फ्लो। किस तरह से वो हैप्पी फील करेगा, किस तरह से वो टीम के वर्क फ्लो को चेंज करना चाहता है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। या आप उसकी शिफ्ट चेंज कर सकते हैं सिंपली, या फिर आप उसका एरिया ऑफ वर्क शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तक वो एग्ज़ाम सेल में वर्क कर रहा है, तो आप उसे कल्चरल डिपार्टमेंट दे सकते हैं, या फिर उसके साथ किसी एसोसिएट को, किसी असिस्टेंट को किसी हेल्पर को एसोसिएट कर सकते हैं ताकि उसका काम का बोझ शेयर हो जाए, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसी टुमुल्टस सिचुएशन आ जाती हैं, पंगे वाली सिचुएशन आ जाती हैं, कुछ ऐसी टेंगल्ड सिचुएशन आ जाती हैं, अनकॉमन सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती हैं। तो उस सिचुएशन में, उस टफ सिचुएशन में लीडर अपने लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। क्यों? उनकी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को जानने के लिए। जैसे टुमुल्टस सिचुएशन में क्या है, लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में या लोगों ने जो है लॉकआउट कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वो लोगों से आगे आकर बात करेगा, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा, उनके ग्रीवियंसेस को जानेगा, उनसे नेगोशिएट करेगा, यानी उनसे बीच का रास्ता अख्तियार करेगा बातचीत करके, और उनके कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, उनको बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन देगा। और इस तरह से वो क्या हो जाएगा? मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, ठीक है।
चार्ट बनाइएगा जगह जगह। अब आता है पर्पस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। तो देखिए पर्पस ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन में आप ये सारे पॉइंट डाल देंगे तो भी चलेगा। क्या? टू रिले इन्फॉर्मेशन अबाउट ये सब कुछ, टू डिलीवर शेयर्ड विजन एंड टू इंस्पायर अदर्स टू बाई इनटू दैट विजन, ये सब आ जाएगा ऐसा का ऐसा। फिर भी मैंने कुछ और पॉइंट, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि कम्युनिकेट करना, सोशलाइज करना टीम मेंबर्स के साथ, दैट दे विल बी रिचली इन्फॉर्म्ड, प्रॉपरली मोटिवेटेड, गुडली इंस्पायर्ड, वेल कनेक्टेड, यूनाइटेड इनक्रेडिबली, ये सब आ जाएगा। लेकिन और भी कुछ पर्पस में और भी कुछ पॉइंट डाले हैं। तो सबसे पहले लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या करता है? टीम को यूनाइट करके रखता है, एक टीम स्पिरिट की फीलिंग में बांध कर रखता है। एम्पावर मेंबर्स, मेंबर को एम्पावर करता है, मेंबर्स को शक्तिशाली बनाता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए और बेस्ट आउटकम प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छे नतीजे प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे करेगा? उनकी एनर्जी को, उनमें एनर्जी डालकर, उनको एनर्जेटिक बनाकर, उनमें स्पार्क इन्फ्यूज़ करेगा काम करने के लिए। टू वर्क क्रिएटिवली एंड इनोवेटिवली, जब सभी लोग क्रिएटिवली और इनोवेटिवली वर्क करेंगे तो बेहतर नतीजे आएंगे ही आएंगे। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन हेल्प्स टू मोटिवेट एंड इंस्पायर टीम मेंबर्स, ये तो आप लिख ही लीजिएगा, ये तो सभी के लिए बहुत आसान है, हम शुरू से बात ही कर रहे हैं कि टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, उनको इग्नाइट करता है, उनको उकसाता है, इन्फ्यूज़ इन दैम द एनर्जी एंड स्पार्क, उनमें एनर्जी और स्पार्क को इन्फ्यूज़ करता है, उतारता है। और स्पेशली कब उतारता है? जब वो डिमोटिवेटेड, डिसेंट्रलाइज्ड हों, मेंटली सिक हों, थोड़ा डिप्रेस्ड हों, थोड़ा स्ट्रेस में हों, तब। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, डिप्रेसिंग कंडीशन में, जब वो डिमोटिवेटेड हों, डिसेंट्रलाइज्ड हों, थोड़ा फिजिकली सिक हों, ऐसे में उनमें एनर्जी और स्पार्क इन्फ्यूज़ कराता है, उनको इग्नाइट करता है, उनको मोटिवेट, एनकरेज, इंस्पायर करता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या करता है? एक नया आया है ये, बहुत नया, कि वो लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। यानी लास्टिंग का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग, कभी ना ख़त्म होने वाले ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का बिल्डअप का संचार करता है और लोगों में कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट फोस्टर करता है, यानी डेवलप करता है। फोस्टर ना याद हो तो डेवलप कर लेना। तो लोगों के बीच एवरलास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करता है, रिलेशनशिप बॉन्ड्स को स्ट्रेथन करता है, और जब रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रेथन हो जाते हैं तो वहाँ पर कोऑपरेटिव और म्यूचुअल कोऑपरेशन का, म्यूचुअल हेल्प का एनवायरनमेंट फोस्टर हो जाता है। ये जो है ये भी बहुत नया है और बहुत छोटा सा है। ये लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करता है, लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, ट्रस्ट बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डेवलप करता है। इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था ऑर्गेनाइज शेयर्ड विज़न में, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल, मिशन और विज़न को अचीव करने में मदद करता है। लोगों को कैसे मदद करता है? लोगों को एनर्जेटिक फील कराकर, लोगों को एनकरेज, मोटिवेट करके। इट हेल्प्स टू बूस्ट पर्सनल एम्बिशंस, ये लोगों की पर्सनल एम्बिशन को बढ़ाता है। पर्सनल एम्बिशन जब लोगों की बढ़ जाएंगी, यानी कोई ऐसे ही काम कर रहा है अभी तक, लेकिन किसी को ये लालच दे दिया जाए कि देखो तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, है ना। तुम अगर मान लीजिए PhD कर लोगे तुम, तो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ होगी, आगे बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम रिसर्च करोगे तो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ होगी। तो लोगों में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है और पर्सनल एम्बिशन को बढ़ाता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है कि अभी अब आप अगर ये एक छोटा सा कोर्स कर लें तो आपकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपकी और ज़्यादा आपको फेम मिलेगी। तो इस तरह से ये सारे काम करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक नया पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू एनरिच द पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ या टीम मेंबर्स। अब आता है पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के पिलर्स क्या क्या हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें लीडरशिप कम्युनिकेशन का, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है लिसनिंग, है ना। लिसनिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है दैट एनकरेज पेशेंस और रेस्पॉन्स। तो देखिए, एक्टिव, पेशेंट और एम्पैथेटिक और डेलिब्रेट लिसनिंग, है ना। लिसनिंग करनी है, एक्टिवली लिसनिंग करनी है, पेशेंटली करनी है, अटेंटिवली करना है, हमें बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है अपने टीम मेंबर्स को। एम्पैथेटिकली सुनना है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को अपना मानकर सुनना है। डेलिब्रेटली यानी सूझबूझ करके सुनना है कि किसकी कौन सी बात कितनी मानी जाए, कितनी ना मानी जाए। तो ये जो है, ये लिसनिंग जो है, इस तरह की लिसनिंग जो है, ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है लीडरशिप कम्युनिकेशन का। एक लीडर को कब कैसे सुनना चाहिए? लोगों की प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस को
जानने के लिए सुनना चाहिए, उनके सजेशन को जानने के लिए सुनना चाहिए, उनके इमोशन और फीलिंग्स को समझने के लिए उनको एक्टिवली, एंथुसियास्टिकली और अटेंटिवली सुनना चाहिए। तो एक लीडर को कैसे सुनना है? एक्टिवली सुनना है। यहाँ पर हम एंथुसियास्टिकली हमने नहीं लिखा था तो वो भी लिख लेंगे। तो एक्टिवली, पेशेंटली, एम्पैथेटिकली, डेलिब्रेटली, एंथुसियास्टिकली उन्हें सुनना है। और कैसे सुनना है? उनकी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, उनके ग्रीवियंसेस को पहचानने के लिए, उनके सजेशन को सुनने के लिए, उनकी एडवाइस को सुनने के लिए, है ना। कुछ एडवाइस उनकी भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और उनकी फीलिंग और इमोशन को पहचानने के लिए। कई बार हो सकता है आपके टीम मेंबर्स आपसे कुछ बात ना कह पाएँ, लेकिन बिना कहे उनको सुन लेना, यही एम्पैथेटिक लिसनिंग है। अब आता है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। तो कई बार जब मुंह से बोलकर बताना ही ज़रूरत नहीं होती, कई बार एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज कैन गिव लीडर्स एडिशनल इंसाइट। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को पहचानने लगेंगे, अपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने लगेंगे, तो इससे आपको एक एडिशनल परख मिलेगी, एक एडिशनल नॉलेज मिलेगी, परख, इंसाइट मिलेगी। और ही शुड बी कैपेबल इनफ टू रीड एंड गेट टू नो द पीपल थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस एंड एटीट्यूड। लोगों के एटीट्यूड को जानने के लिए, लोगों के एक्सप्रेशन को जानने के लिए उसको लोगों को पढ़ना आना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए टीम मेंबर्स की। इससे उसको लोगों के एटीट्यूड जानने का, लोगों के मूड जानने का, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब जानने का पता लगेगा। और जब वो जान पाएगा कि कौन सा व्यक्ति कितना होस्टाइल हो सकता है ना, लोगों की होस्टाइल नेचर का पता चलेगा, विरोधी नेचर का, तो उनको वो अपने काबू में कर लेगा, है ना। लोगों के दुख सुख का पता चलेगा, ऐसा ही नहीं है, पॉजिटिवली भी उसे पता चलना चाहिए। कई बार देखिए प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप प्रोफेशनली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जब आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो पहचान लेगा कि आपके घर में शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको जो है कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा, कहीं ना कहीं आपको कोई सल्यूशन देगा। तो लेकिन बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे एडिशनल इंसाइट मिलती है लोगों के मूड का, उनके एटीट्यूड का, उनके परसेप्शंस का, उनके एक्सप्रेशन का, उनके व्हील एंड वोज का। व्हील एंड वोज का मतलब सुख और दुख, है ना। व्हील एंड वोज का पता चलता है, ठीक है। अगला आता है कंसाइज वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब शॉर्ट होना चाहिए। मोस्ट पीपल डोंट हैव टाइम टू लिसन एक्सएग्रीगेटेड कन्वर्सेशंस। देखिए कई बार क्या होता है कि आप ही हमारा वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप कहाँ तक सुनेंगे। तो लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बढ़ा चढ़ाकर कन्वर्सेशन करना सुनने की आदत नहीं होती है। इसीलिए एक लीडर को क्या होना चाहिए, बड़ा ही ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। उसे मीटर्ड और मेजर्ड टोन में अपनी बात कहना आना चाहिए। इससे देखिए मीटर्ड और मेजर्ड टोन में जब अपनी बात कही जाती है तो क्या है कि बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। आपने सारा सुना बहुत ही कामली। देखिए लिसन मोर एक्ट लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सुनिए और एक्ट कम करिए। तो उससे क्या है कि जब आप मीटर्ड और मेजर्ड टोन में अपना कोई भी बात बोलेंगे तो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। और जब आप बोलते ही रहेंगे तो लोग, आपके टीम मेंबर सोचेंगे ये तो बोलता ही रहता है, इसको क्या सुनना। तो मीटर्ड और मेजर्ड टोन में बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही कंसाइसली, टू द पॉइंट, बहुत ही नपा तुला बोलेंगे तो लोग आपका बात ज़रूर सुनेंगे। अब आता है रिटन कम्युनिकेशन। तो देखिए प्रोफेशनल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बहुत फॉर्मल है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो रिटन कम्युनिकेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। रिटन कम्युनिकेशन इज़ द डिमांड ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड। रिटन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वर्ल्ड की एक इंसेपरेबल डिमांड है, एक ऐसी डिमांड है जिसको हमें पूरा करना ही करना है, रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फॉर्मल और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो खाली वर्बल कम्युनिकेशन से काम नहीं चलता है। आपके मार्क्स हम खाली वर्बली बता दें और आपको रिपोर्ट कार्ड ना दें तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इट इज़ ऑलमोस्ट कॉमन टू कैरी ऑन कन्वर्सेशन वाया मेल, टेक्स्ट, सर्कुलर, नोटिस एंड अलाइक। तो बहुत ही कॉमन है कि आपको कम्युनिकेशन करना है, मेल के थ्रू भी करना हो सकता है, कई बार आपको टेक्स्ट मैसेज कन्वे करने पड़ते हैं, सर्कुलर निकालने होते हैं, नोटिस निकालने होते हैं, मेमोज निकालने होते हैं, रिपोर्ट बनानी होती है ना, आपको हो सकता है प्रपोजल बनाने होते हैं। तो ये सब भी आपको करना होता है। इसलिए एक अच्छा लीडर जो है उसकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स पर।
ठीक है। उसकी राइटिंग जो है वो किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी से फ्री होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कन्फ्यूशियस नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी कन्फ्यूशियस, है ना। डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए इसमें, क्या नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए, है ना, हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक ही रीडिंग में जो है मीनिंग क्लियर हो जाए। एरर फ्री होनी चाहिए। एरर फ्री कैसे? इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर और स्पेलिंग के कोई एरर ना हो, और इंफॉर्मेटिव हो, बहुत ही शॉर्ट हो, संक्षिप्त हो, करारी हो। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब है योर पेन माई पेन, यानी आपका दर्द ही मेरा दर्द है। देखिए लीडर में जब तक ये वाली फीलिंग नहीं होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो योर पेन माई पेन वाली फीलिंग होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब है टू स्टैंड इन समवन एल्स शूज़, किसी और की कंडीशन में खुद को रखकर देखना, खुद की जगह दूसरों को, दूसरों की कंडीशन, दूसरों की जगह खुद को रखना, और इस तरह से जब काम करना। तो एम्पैथी जो है ब्रिक है, इम्पॉर्टेंट ब्रिक है, बहुत मजबूत, बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिक है, रूट है। ब्रिक का मतलब ईंट होता है ना, रूट भी लिख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रूट है, जड़ है लीडरशिप कम्युनिकेशन की। एक लीडर को, लीडर शुड नो, अंडरस्टैंड एंड लिसन टू हिज टीम मेंबर्स एज ही लिसन टू हिज फैमिली मेंबर्स। एक लीडर को अपने टीममेट्स के को इसी तरह से जानना और समझना चाहिए, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे वो अपने फैमिली मेंबर्स को जानता और समझता है। उसको उन सब के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही सेंसिटिविटी दिखानी होगी जैसी सेंसिटिविटी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने खुद के दर्द के लिए दिखाते हैं। एम्पैथी का मतलब है टू जज अदर्स द वे यू वांट टू बी जज्ड। एम्पैथी का मतलब है टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। एम्पैथी का मतलब है टू रेस्पेक्ट अदर्स द वे यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड। जिस तरह से आपको रेस्पेक्ट चाहिए होती है उसी तरह से लोगों की रिस्पेक्ट करें। जिस तरह से आपको जजमेंट खुद के लिए पसंद है वैसा ही जजमेंट दूसरों के साथ करें, वैसा ही न्याय दूसरों के साथ करें। जिस तरह का ट्रीटमेंट आपको खुद के साथ पसंद है वैसा ही ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ करें। तो ही शुड ट्रीट दैम एज ही वॉन्ट हिमसेल्फ टू बी ट्रीटेड। उसको उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वो खुद के साथ होते हुए देखना चाहता है, जैसा जजमेंट वो खुद के साथ होते हुए देखना चाहता है। तो इस तरह से उनको सेंसिटिवली ट्रीट करना चाहिए, एंड इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसा ट्रीटमेंट आप खुद अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये सब कुछ पिलर्स थे। अब आती है स्ट्रैटेजीज, रणनीतियाँ लीडरशिप कम्युनिकेशन की। रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज का मतलब है रणनीतियाँ। कनेक्ट विद योर टीम, सबसे बड़ी रणनीति है, आपको कनेक्ट होना चाहिए उनके साथ। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं तो स्ट्रैटेजीज में भी यही सारे पॉइंट आप लिखाइएगा, पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में लिखाइएगा। कनेक्ट विद योर टीम, टीम से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। 24/7 आपको अपनी टीम से कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। लीडरशिप कम्युनिकेशन स्टार्ट विद इन्वॉल्विंग पीपल। देखिए लीडरशिप कम्युनिकेशन स्टार्ट ही होता है लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट से। एक आपने मशहूर शेर सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो देखिए जितना लोगों का कारवां आप जोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा, जितना लोगों से कांटेक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आप। आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल आप होंगे। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन लोगों से इन्वॉल्वमेंट पर आधारित है, लोगों से कनेक्टिविटी पर आधारित है, लोगों से इंटरैक्शन पर आधारित है और अपनी टीम बनाने पर आधारित है। तो जितनी अच्छी टीम, जितनी मजबूत टीम होगी, स्ट्रॉन्ग टीम होगी आपकी, उतने ही सक्सेसफुल आप होंगे। पर्सनल कनेक्शन मैटर करते हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा आप प्रोफेशनली ही उनसे कनेक्टिविटी रखें। आपको कई बार बियॉन्ड लिमिट्स आपको पर्सनली भी कनेक्ट होना पड़ता है। जैसे आपके किसी मज़दूर की शादी है तो आपको जाना चाहिए वहाँ पर, आपके किसी कलीग के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आपको जाना चाहिए वहाँ पर, है ना, उनसे बात करनी चाहिए अपने केबिन में बुला। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन रखें आप। कभी कभी उनको बुलाकर पूछ लें कि भाई क्या चल रहा है, घर में सब सही है, और बताइए क्या कुछ करने वाले हैं आप, अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। हमें मतलब उनकी बर्थडे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह 1-to-1 कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पर्सनल कनेक्शन मैटर करते हैं। पर्सनल कनेक्शन पर ही दारोमदार होता है प्रोफेशनल कनेक्शंस का। अपने आप को अप्रोचेबल बनाने के लिए, रीचेबल बनाने के लिए आप कुछ इनफॉर्मल मीटिंग रख सकते हैं, टी टेबल पार्टीज कर सकते हैं, या फिर कभी कभी एक गैदरिंग कर सकते हैं, है ना। पे अटेंशन टू योर लिसनर्स।
आप अपने लिसनर्स पर भी अटेंशन पे करिए, बी रिस्पॉन्सिव एंड रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कई बार हमारे और हमारे टीममेट्स के बीच में, हमारे टीम मेंबर्स के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस होती है, बहुत सारी दूरियां होती हैं, बहुत सारे बैरियर होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन और बैरियर ना रखें अपने और अपने लोगों के बीच में, और उनकी बातों को रिस्पॉन्स करें, उनकी बातों को टाइम पर जो है उनकी बातों का टाइम पर रेस्पॉन्स करें, जवाब दें, है ना। ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज़ लाइक बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करिए, उनके पोस्चर, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, ताकि आपको पता लग पाए कि उनको कोई दुख तो नहीं है, वो यहाँ पर अनकंफर्टेबल तो नहीं है, उनकी स्माइल, ये सब जो है इससे आपका क्या होगा, इट विल टेलर योर अप्रोच विद योर टीम। इस तरह से आपकी टीम के लिए आपकी अप्रोच जो है वो बुनी जाएगी। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट डिलीवरिंग आइडियाज़ एंड मूविंग ऑन। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन जो है उसका मतलब यही नहीं है कि आपने आइडिया डिलीवर कर लिए और आगे बढ़ गए, है ना। आपको क्या करना होगा, जो आइडिया आपने डिलीवर करे हैं, जो उपदेश दिया है, जो प्रवचन दिया है, जो देखिए मैं इसलिए ऐसे कह रही हूँ उपदेश और प्रवचन, क्योंकि दूसरे लोग कई बार ऐसा, आपके टीम मेंबर्स को ऐसा लगता है जब आप उनसे खाली देखिए मोनोपोलाइजेशन हो जाता है, फिर वो वन वे हो जाता है कि आपने बस अपना जो भी था वो थोप दिया, है ना, इम्पोज कर दिया। मोनोपोलाइजेशन, है ना, मोनोपोलाइजेशन हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है। ये तो वन वे नहीं बनाना है, वन साइडेड अफेयर नहीं बनाना है, वन वे चैनल नहीं है ये, वन साइडेड अफेयर नहीं है ये, बल्कि क्या है ये टू वे कम्युनिकेशन आपको रखना है। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन का मतलब केवल आइडिया डिलीवर करके या इंस्ट्रक्शन देकर मूव ऑन करना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, फीडबैक भी लेना है उनका, है ना, फॉलो अप लेना ज़रूरी है टाइम पर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑनलाइन मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, बी प्रेजेंट फिजिकली इन फ्रंट ऑफ योर टीम। हमेशा आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन से काम मत चलाइए, बल्कि लोगों से फिजिकली भी मिलिए। इससे उनको इम्प्रेसिवली मोटिवेट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन, क्लैरिटी और ब्रेविटी बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पहले भी बताया। कनेक्शन बिल्डअप करना, नेटवर्क बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, और जो पहले से नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना, ये बहुत ज़रूरी है। कूल, काम, एम्पैथेटिक, एक्टिव, केयरिंग, एंथुसियास्टिक एंड पेशेंट लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, पहले भी बता चुके हैं। एनकरेज और मोटिवेट करना, टीम मेंबर्स को एनकरेज करना, मोटिवेट करना ज़रूरी है, और उनको इस तरह से एनकरेज करिए, मोटिवेट करिए कि वो कन्वर्सेशन में फ्रीली पार्टिसिपेट करें, डिसीज़न मेकिंग में अपनी फ्रीली जो है अपनी भूमिका दें। कोई भी रूल मेकिंग हो रहा है, कोई भी अगर अच्छा सजेशन आ रहा है तो उनका वेलकम करें। बिल्डिंग टीम स्पिरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, सबसे ज़्यादा इसेंशियल सामग्री है। जैसे सब्जी आपने बहुत अच्छी बना ली लेकिन नमक नहीं डाला, तो नमक एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है ना सब्जी बनाने के लिए। तो इसी तरह से टीम स्पिरिट जो है वो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे साल्ट इज़ इसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ए करी। किसी भी सब्जी को बनाने के लिए टीम नमक की जितनी उपयोगिता है, वैसे ही टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी उपयोगिता है लीडरशिप कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सब हमारे ये हो गए। अब आता है अगला टॉपिक। ये इस तरह से हमारा ये लीडरशिप कम्युनिकेशन का टॉपिक पूरा हो गया। कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। देखिए सोशल कॉम्पिटेंस क्या है? सोशल कॉम्पिटेंस इज़ द एबिलिटी टू हैंडल सोशल इंटरैक्शंस इफेक्टिवली। सामाजिक रूप से जितने इंटरैक्शन होते हैं, विवाह शादी में आप जा रहे हैं तो कैसा इंटरैक्शन होगा, आप कारपोरेट मीटिंग में कैसा इंटरैक्शन करेंगे अपने डेलीगेट्स के साथ, आप फॉर्मल मीटिंग्स में कैसा इंटरैक्शन करेंगे टीम मेंबर्स के साथ, किस तरह से उनसे जुड़े रहेंगे, ये जो सोशल कन्वर्सेशन है, इनको हैंडल करने की जो एबिलिटी है, जो स्किल सेट है, वही सोशल कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, ये इसमें क्या आता है? टू गेट अलॉन्ग वेल विद पीपल, लोगों से अच्छी तरह से गेट अलॉन्ग करना। गेट अलॉन्ग एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है कनेक्ट करना, लोगों से अच्छी तरह से जुड़े रहना। गेट अलॉन्ग का मतलब है जुड़े रहना, कनेक्ट करना। टू फॉर्म रिलेशनशिप, लोगों से रिलेशनशिप फॉर्म करना यानी बनाना। एंड टू मेंटेन क्लोजनेस इन रिलेशनशिप में क्लोजनेस लाना, एक प्रगाढ़ता लाना, एक रिचनेस लाना, एक मतलब वार्मथ लाना, है ना, गर्मजोशी लाना।
टू इवेल्युएट सोशल सिचुएशन को का आकलन करना एंड डिटरमाइन करना, एक निश्चय करना कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड, किस सिचुएशन में, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, किस पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर हमें टूर पर जाना है तो उस सिचुएशन में क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन हमें टीम को और बच्चों को देने हैं। अगर मान लीजिए हमारे लोग एग्ज़ाम फीवर से गुजर रहे हैं तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, किस तरह से मोटिवेट करना है। अगर हमें कोई इवेंट कराना है तो हमें लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सोशल सिचुएशन हो गई। तो डिफरेंट सोशल सिचुएशन में हमें लोगों से किस तरह से काम करवाना है और डिफरेंट सोशल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या रिक्वायर्ड है, ये बताने का जो तरीका है वही सोशल कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेशन का रोल है। टू रिकग्नाइज द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स, लोगों की फीलिंग और इंटेंशन, यानी इंटेंशन का मतलब है जो उनकी विश है, उनकी इच्छाओं को समझना, उनकी मानसिकता को समझना, और टू सेलेक्ट सोशल बिहेवियर दैट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कंटेक्स्ट। तो इस तरह से लोगों की फीलिंग्स को समझना, लोगों की इंटेंशन को समझना और सोशल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सोशल बिहेवियर को सेलेक्ट करना जो गिवन कंटेक्स्ट में, जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार, है ना, उस समय की परिस्थिति के अनुसार अप्रोप्रिएट हो। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि लोगों की फीलिंग और इंटेंशन को पहचानना और सोशल बिहेवियर को सेलेक्ट करना एज पर द सिचुएशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन या कंडीशन। ठीक है, अब आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस बनाने में कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है। तो देखिए एलिमेंट पढ़ लेते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट है, ये सब 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सरकमस्टेंसेज एंड एनवायरनमेंट, वो सारी सरकमस्टेंसेज, वो सारा एनवायरनमेंट जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए टूर ले जाना है तो क्या हो रहा है, एग्ज़ाम फीवर के लिए अगर मीटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है। तो वो सारी सरकमस्टेंसेज और वो सारा एनवायरनमेंट, रूरल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं लोगों को एड्रेस करने तो क्या है ना। अगर कारपोरेट वाले लोगों को एड्रेस करने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो इस तरह से सरकमस्टेंसेज और एनवायरनमेंट को रेफ़र करता है जिसमें कि कम्युनिकेशन होना है। दिस इंक्लूड्स द सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट की सेटिंग आती है। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना आता है, और वो सारे कल्चरल फैक्टर्स एंड द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन का पर्पस क्या है, कल्चरल फैक्टर क्या है, ये सब इसमें आता है। डिफरेंट कंटेक्स्ट रिक्वायर वेरिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज़, इसे आप जो है बॉक्स में लिखना। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग परिस्थितियों में जो है कम्युनिकेशन का स्टाइल और स्ट्रेटजीज़ बदलती रहती हैं। अब आता है फीलिंग्स। फीलिंग कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और सोशल कॉम्पिटेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक्नॉलेजिंग ह्यूमन इमोशंस को एक्नॉलेज करना, जानना, समझना, अंडरस्टैंड भी लगा सकते हैं यहाँ, कॉम्प्रीहेंड भी लगा सकते हैं। तो अगर हम किसी की फीलिंग को, इमोशन को जान सकते हैं तो इससे हमें कहाँ मदद मिलेगी, हमें लोगों के साथ पर्पसफुल कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी, टू सॉल्व ग्रीवेंसेस, उनकी शिकवे शिकायतों को दूर करने में मदद मिलेगी, उनसे नेगोशिएट करने में मदद मिलेगी, एक मिडवे, एक बीच का रास्ता निकालने में मदद मिलेगी। ऐसा बीच का रास्ता इन विच बोथ ऑफ द पार्टीज़ में फील इक्वली ट्रीटेड एंड इम्पार्शियली जज्ड, ऐसा बीच का रास्ता जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को ये लगे कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हुआ है और उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ इक्वल जजमेंट हुआ है, उनके साथ इक्वल व्यवहार हुआ है। टू क्रिएट ए सपोर्टिव एंड पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव और सोशल सपोर्टिव, एक कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट बनाना, एक हारमोनियस एनवायरनमेंट बनाना जिसमें लोगों को काम करने में आराम रहे। ऐसे बैकबाइटिंग, चुगलखोरी, डर्टी पॉलिटिक्स, ये सब ना बनाना, है ना। इसकी जगह एक कॉन्जीनियल और हारमोनियस एनवायरनमेंट बनाना।
मधुर एनवायरनमेंट बनाना। बीइंग अट्यून्ड टू द फीलिंग, लोगों की फीलिंग से अट्यून होना, यानी कि उनकी फीलिंग से लय ताल मिलाना बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जब आप लोगों की फीलिंग से तालमेल बनाएंगे तो इससे क्या मदद मिलेगी, लोगों से को रिस्पॉन्ड करने में मदद मिलेगी वेरियस सोशल सिचुएशन में। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उससे वन नीड्स टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। एक ऐसे लीडर को, एक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट बने, इमोशनल फूल ना हो। इमोशनली इंटेलिजेंट बनने का मतलब है कब कहाँ किस बात पर कैसे रिएक्ट करना है ना। इंटेंशन का मतलब इंटेंशन रेफर करती हैं गोल एंड पर्पसेस बिहाइंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के पीछे हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बात को रेफ़र करती हैं। और सोशल इंटरेक्शन के पीछे किसी भी से भी अगर हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम किस गोल को लेकर उससे जुड़ रहे हैं। इंटेंशन हमारी हमेशा क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्लीन और क्लियर इंटेंशन हेल्प करती हैं मैसेज को कन्वे करने में क्लियरली, और इससे मिसकम्युनिकेशन का जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ होता है ना। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एवर लास्टिंग, एक और जोड़ लीजिएगा, एवर लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं, एवर लास्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। ट्रांसपेरेंसी आती है ना। अब आता है बिहेवियर एनकम्पासेस द एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोशल इंटरेक्शंस। एंड बिहेवियर का मतलब है जब सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो आप, तो आपका जो एक्शन है और जो आपका रेसिप्रोकेशन है, रिस्पॉन्स है किसी भी एक व्यक्ति का, उसका मतलब है बिहेवियर। सोशल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट आल्सो रेगुलेटिंग वंस बिहेवियर। सोशल कॉम्पिटेंस में क्या होता है, केवल एक व्यक्ति को हमें जानना समझना ही नहीं होता, बल्कि उसके बिहेवियर को रेगुलेट भी करना होता है, यानी कंट्रोलिंग करना होता है, कब कहाँ किस बात पर कैसे बिहेव करना है। इफेक्टिव सोशल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स सच बिहेवियर एज एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, रेस्पेक्ट एट्सेट्रा। इफेक्टिव सोशल कॉम्पिटेंस में क्या आता है, एक्टिव लिसनिंग आती है, एक्टिव, काम, पेशेंट, डेलिब्रेट लिसनिंग आती है, एम्पैथी आती है, रेस्पेक्ट आती है ना। दूसरों की पर्सनालिटी को रेस्पेक्ट देना, दूसरों की पर्सनालिटी का ऑनर करना, उसको एक डिग्निटी देना। दीज बिहेवियर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स बिल्डिंग रैपर्ट। ये बिहेवियर जो हैं वो कहाँ मदद करते हैं, रैपर्ट बनाने में, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप फोस्टर करने में, प्रोफेशनल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी। तो 3 चीज़ें हो गई, रैपर्ट बनाने में, संस्थान की रेपुटेशन बनाने में, रैपर्ट नहीं याद रहे तो रेपुटेशन लिख लीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, है ना। और क्या है, फोस्टरिंग का मतलब डेवलप करने में, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, फोस्टर का मतलब डेवलप है। और कौन से ग्राउंड्स पर, दोनों ही ग्राउंड्स पर, पर्सनल पर भी और प्रोफेशनल पर भी। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करिएगा 2025 के लिए। देखिए, इफेक्टिव फीडबैक जो है वो एक वैल्यूएबल टूल है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। मैंने पहले भी बताया था कि केवल हमें डिलीवरिंग नहीं करना है, बल्कि हमें डिलीवरिंग और मूविंग ऑन नहीं करना है, डिलीवर करके आगे नहीं बढ़ जाना है, बल्कि हमें फीडबैक भी लेना है। तो इफेक्टिव फीडबैक जो है वो एक वैल्यूएबल टूल है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। वेदर यू आर प्रोवाइडिंग और रिसीविंग फीडबैक, चाहे आप फीडबैक दे रहे हों या ले रहे हों, ये इसेंशियल है कि आपकी जो अप्रोच हो वो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो। आप किसी को मतलब गिराने के लिए ना दें फीडबैक, और अगर आपको मिल रही है कोई आलोचना तो भी आप उसे कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से लें, यानी पॉजिटिव माइंडसेट से लें। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है निर्माणकारी, आपका विध्वंसकारी नहीं होना चाहिए बल्कि निर्माणकारी होना चाहिए। आप अगर किसी को दे रहे हैं फीडबैक तो भी आप ये कहें कि आप जो है बहुत अच्छा कर सकते थे, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगा कि आपने थोड़ा सा मतलब लैग कर दिया, इसे अगली बार सुधार लेना। और अगर आपको कोई आलोचना मिल रही है तो आप ये कह दें कि ठीक है, मैं अगली बार और अच्छे से कोशिश करूँगा, है ना। तो ओपन माइंडेडनेस के साथ, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ आप फीडबैक लें और दें। कुछ टिप्स हैं फीडबैक लेने और देने की। अगर हम बात करें फीडबैक प्रदान करते समय, अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो क्या करना है, स्पेसिफिक रहना है, कभी भी डाइवर्ट नहीं होना है टॉपिक से। कई बार हम बात करते करते ना बातों को घुमा फिरा कर बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, स्पेसिफिक और टू दी पॉइंट होना है। जहां आपको लगा वहां पॉइंट आउट कर दीजिए थोड़ा सा, वो भी बहुत पोलाइटली और बहुत ही मैनरली। फ्रेम योर फीडबैक यूजिंग आई अप्रोच।
फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ट कन्फ्यूज्ड ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। आप देखिए, अब यहाँ पर वैसे हम हमेशा कहते हैं कि यू एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन अगर आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई अप्रोच करें, यानी अपने ऊपर ले लें उस बात को। जैसे आप ये ना कहें कि तुम्हारा तो यार समझ में ही नहीं आया, बल्कि आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है आपके प्रेजेंटेशन के दौरान, है ना। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है बॉक्स में करके आइएगा। डोंट प्ले ब्लेम गेम। लोगों को आरोप प्रत्यारोप में मत फंसाइए कि आपने ये ऐसा कर दिया तो मुझे समझ में नहीं आया। तो ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चीज़ों को बहुत ही अपने ऊपर लेकर बात करिए। फोकस ऑन बिहेवियर एंड एक्शन, नॉट ऑन पर्सनैलिटी। लोगों के मान लीजिए मैं काली हूँ, मान लीजिए मेरी हाइट कम है, तो आप उस पर्सनैलिटी पे मत जाइए, बल्कि मेरे बिहेवियर और मेरे एक्शन, यानी आप दूसरों के, जिसको सुनना है, जो भी प्रेजेंट कर रहा है, मान लो सामने आपका क्लाइंट है, उस या जो भी है सामने, उसकी पर्सनैलिटी पर ध्यान ना दें। डोंट पे अटेंशन ऑन हिज पर्सनैलिटी, बल्कि उसके बिहेवियर पर, उसके एक्शन पर जाइए, उसने क्या करा है और कितना, उसकी अचीवमेंट पर जाइए, अकम्पलिशमेंट पर जाइए, है ना, उसकी स्किल्स पर जाइए। कहाँ पर जाइए? उसके स्किल पर ध्यान दीजिए। तो बी फोकस्ड ऑन हिज स्किल्स, नॉट ऑन पर्सनैलिटी। डोंट पास नेगेटिव फीडबैक। कभी भी नेगेटिव फीडबैक मत दीजिए। जैसा मैंने अभी बताया था कि आप ये मत कहिए कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, है ना, आप तो बहुत ही ख़राब करके आए हो एग्ज़ाम में। तो इंस्टेड ऑफर बैलेंस्ड व्यू दीजिए ऑफ व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस्ड व्यूज़ दीजिए कि क्या, एक संतुलित व्यू दीजिए कि व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा गया और कहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट एरिया है, जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे। ऑफर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो आपकी आलोचना हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो इसका मतलब यही है ना। अब रिसीविंग फीडबैक, जब आपको फीडबैक मिल रहा है, जब आपको दूसरे लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो क्या करना है? सबसे पहले तो ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, कूल रहने की ज़रूरत है, काम रहने की ज़रूरत है। डोंट बी एग्रेसिव नहीं रहिए। पे अटेंटिव अटेंशन, बहुत ध्यानपूर्वक अटेंशन दीजिए पर्सन के ऊपर जो आपको फीडबैक दे रहा है ना। डू नॉट टेक इट पर्सनली, अपने ऊपर मत ले जाइए, पर्सनली मत ले जाइए, है ना। रिक्वेस्ट फॉर सुटेबल एग्जाम्पल्स, आप उससे ये भी कह सकते हैं, जैसे आपको किसी ने कहा तो आप उससे कह सकते हैं कि ज़रा प्लीज़ एग्जाम्पल देकर बताओ कि क्या कुछ होता। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है एग्जाम्पल देने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फर्दर क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फिर से समझा दो क्या करना था मुझे। आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, आप उससे ये भी कह सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर वो एरिया बताओ जहाँ पर मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आफ्टर रिसीविंग फीडबैक टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपको फीडबैक मिल जाए तो उसे अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने की, उतारने की ज़रूरत है, उसे अपने व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है, यानी रिफ्लेक्ट करिए, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारा जो है ये टॉपिक मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा है, आएगा। अब मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, टैक्ट और इसके डिफरेंस जो है टैक्ट और इंटेलिजेंस के बीच में, ये 2025 के लिए सेकंड प्रायोरिटी पर मैंने रखा है, आप याद कर लीजिएगा, छोटा ही है। अब टैक्ट होता क्या है? टैक्ट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग ए पॉइंट विदाउट मेकिंग एन एनिमी। टैक्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको मुझे बुरा कहना है ना, आपको मुझे कहना है कि ये इसने काम अच्छा नहीं करा, तो आप इस तरह से मैनिपुलेटेड करके बोल दीजिए कि मैं आपकी दुश्मन भी ना बनूं और आप मुझे कह भी दें। तो टैक्ट का मतलब क्या है? आर्ट ऑफ मेकिंग ए पॉइंट, एक पॉइंट, किसी को पॉइंट आउट करना, उसे एनिमी बनाए बिना। गार्नर ने क्या कहा है? अगर इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस जो है एक कॉम्बिनेशन है इन्नेट एबिलिटीज़ का और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स का। इन्नेट का मतलब अंदरूनी, जो जन्मजात एबिलिटीज़ हैं हमारी, है ना, जन्मजात एबिलिटीज़ हैं, और इन्वायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है। अब डिफरेंस बिटवीन, देखिए आप डिफरेंस को जब लिखेंगे, हमारे पास ऐसा डिवाइस नहीं था, आप पार्टीशन करके लिखेंगे और हर डिफरेंस के पॉइंट को पूरा होने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इससे क्लैरिटी आती है। तो देखिए, अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन टैक्ट और इंटेलिजेंस की, तो टैक्ट जो है वो एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड हैंडल सिचुएशंस विद डिप्लोमेसी, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की और कम्युनिकेट करने की ऐसी योग्यता है जहाँ पर आप डिप्लोमेसी दिखाते हैं। आप दोनों ही, आप मतलब आपको मतलब बोल रहे हैं, आपको शिवानी और शैलेश के बीच में डिफरेंस करना है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, दोनों ने ठीक करा, कोई बात नहीं, उसका वो अच्छा था और उसका वो अच्छा था। तो आप जो है इसमें क्या करते हैं? कम्युनिकेट और हैंडल करते हैं सिचुएशंस को डिप्लोमेसी के साथ, है ना। जबकि इंटेलिजेंस में क्या करते हैं? आप जो है कॉग्निटिव अप्रोच के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब है ज्ञान संबंधी अप्रोच,
आप बिल्कुल मतलब खुलकर बोलेंगे, ज्ञान संबंधी अप्रोच देंगे, जो सही है उसे सही कहेंगे, जो गलत है उसे गलत कहेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहेंगे, डिप्लोमेटिकली आंसर नहीं देंगे, है ना। कॉग्निटिव अप्रोच, तो पहला तो क्या हो गया, डिप्लोमेसी, पहला कीवर्ड है डिप्लोमेसी के साथ, और यहाँ पर क्या करना है हमें, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट ये सेम ही है, और यहाँ पर डिप्लोमेसी से करना है टैक्ट में, और यहाँ पर इंटेलिजेंस में कॉग्निटिव अप्रोच के साथ करना है। दूसरा है टैक्ट में इन्वॉल्व मैनिपुलेटिव डीलिंग विद द सर्कमस्टेंसेस, टैक्ट में जो है सर्कमस्टेंसेस की मैनिपुलेटिव डीलिंग हो सकती है, उन्हें जो तोड़ मरोड़ कर पेश करा जा सकता है, घुमा फिरा कर एक तरह से। जबकि इंटेलिजेंस में इंटेलेक्चुअल डीलिंग होती है सर्कमस्टेंसेस के साथ, बहुत ही बौद्धिक डीलिंग होती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गया, क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग आ गई, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग आ गई। तो इंटेलिजेंस में जब हम किसी भी सिचुएशन के साथ डील करते हैं तो इंटेलेक्चुअल डीलिंग करते हैं, और इंटेलेक्चुअल डीलिंग का मतलब है बौद्धिक डीलिंग करते हैं, बौद्धिक डीलिंग का मतलब है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का, क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग यूज़ करेंगे और क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, यहाँ पर मैनिपुलेटिव डीलिंग है, अगर बहुत वीक हैं आप तो खाली मैनिपुलेटिव और इंटेलेक्चुअल डीलिंग याद रखिएगा। टैक्ट में कैन बी मेजर्ड थ्रू बिहेवियर एंड एटीट्यूड, टैक्ट जो है वो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड के थ्रू मेज़र किया जा सकता है, नापा जा सकता है, लेकिन कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं है टैक्ट को मेज़र करने का, वो बस आपके बिहेवियर और एटीट्यूड और पर्सनालिटी से पता चल जाता है, एटीट्यूड पर्सनालिटी से भी कई बार पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। जबकि इंटेलिजेंस को नापने का मेज़र है, इसको नापने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि IQ टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कि इंटेलिजेंस टैक्ट को हम बिहेवियर और एटीट्यूड से मेज़र कर सकते हैं, जबकि कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है इसको मेज़र करने का, और इंटेलिजेंस को मेज़र करने के टेस्ट होते हैं जैसे IQ टेस्ट। ए पर्सन विथ टैक्ट कैन मेक अदर्स हैप्पी विथ स्वीट कोटेड वर्ड्स, अगर टैक्टफुल हैं आप तो आप दूसरों को खुश कर सकते हैं अपने स्वीट कोटेड वर्ड्स से, अपने मधुर जबान से, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो खुलकर बोलता है, सीधा बोलता है, खरा बोलता है। कैसा बोलता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, खरा बोलने वाला होता है। उसका एम क्या है? उसका एम है टू ब्रिंग द ट्रुथ इन टू लाइट, है ना, सच को प्रकाश में लाना। उसका एम है किसी कोई भी सच्चाई है उसको प्रकाश में लाओ, चाहे वो बुरी लगे या इवन इफ़ इट इज़ बिटर, अगर कड़वाहट भी है, कड़वी भी है सच्चाई, तो उसको वो प्रकाश में लाए विदाउट हार्मिंग एनीवन्स डिग्निटी। हाँ, यहाँ पर वो किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं करता, चीज़ों को प्रकाश में लाता है, यहाँ तक कि कड़वाहट होती है तो वो उसे सामने रखता है। टैक्ट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल फाइनेसी, टैक्ट जो है वो इंटरपर्सनल विशेषताओं पर आधारित है, जबकि इंटेलिजेंस में ब्रॉडर रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी बौद्धिक क्षमताओं का बहुत बड़ा रेंज होता है। टैक्ट इज़ रादर प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल, टैक्ट जो अनएक्सेप्टेबल, टैक्ट जो है वो प्रोफेशनली अनएक्सेप्टेबल है, प्रोफेशनली इसे को पसंद नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन इंटेलिजेंस की हर कोई प्रोफेशनली रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर और इसकी हर जगह प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये। अब एक और भी है, टैक्ट जो है वो थोड़े से नेगेटिव। अब देखिए ये वाला जो है ये बड़ा आसान है, आप कर लीजिएगा, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो स्वीट कोटेड वर्ड्स और ऑफन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि इंटरपर्सनल फाइनेंसी पर आधारित है, स्किल फाइनेंसी की जगह स्किल रख दीजिएगा, स्किल सेट, और यहाँ पर ब्रॉडर रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। अब जो है टैक्ट, ये बहुत आसान है, ये ज़रूर लिखिएगा। टैक्ट जो है वो नेगेटिव शेड ऑफ मीनिंग को प्रेजेंट करता है, टैक्ट में थोड़ा नेगेटिवली होता है, मैनिपुलेटिव डीलिंग है ना, तो ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है, प्रोफेशनली अनएक्सेप्टेबल है। इंटेलिजेंस जो है उसको पॉजिटिवली और हेल्दी प्रोस्पेक्ट है उसे, यानी कि इंटेलिजेंस जो है वो हेल्दी शेड्स हैं उसके, पॉजिटिव शेड्स हैं उसके, और ये इसके प्रोस्पेक्ट जो हैं वो बहुत पॉजिटिव और हेल्दी हैं। कंक्लूड करते समय हम ये कह सकते हैं कि टैक्ट और इंटेलिजेंस जो है आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे ऑफर वर्क इन हार्मनी टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टैक्ट और इंटेलिजेंस जो है वो एक साथ मिलकर हार्मोनाइज होकर काम करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। अब देखिए अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कहीं कहीं आपको टैक्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा।
डिसीजन मेकिंग में भी ये आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, तो टैक्ट और मैनिपुलेटिव डीलिंग भी कहीं कहीं काम आती है। तो ज़रूरी टैक्ट और अगर हम बोलें तो टैक्ट और इंटेलिजेंस जो हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं। टुगेदर दीज टू क्वालिटीज़ फॉर्म ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर दोनों ही क्वालिटीज़ को मिला दिया जाए तो एक ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी पर्सनली ग्रोथ पा सकता है और सक्सेस पा सकता है। अब आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर इमोशंस एंड बोथ योर ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ पीपल अराउंड यू। तो लोगों की खुद की, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि आपने अपनी खुद की इमोशन को भी समझा, मास्टर करा, कंट्रोल करा और लेकिन आपने दूसरों की इमोशंस को भी इग्नोर नहीं किया, दूसरों की इमोशंस को भी समझा और जाना, है ना, विदाउट इग्नोरिंग एंड रिजेक्टिंग द इमोशन ऑफ पीपल अराउंड यू। इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव, एक्सप्रेस एंड रेगुलेट इमोशंस। इसमें जो है आपकी इमोशंस को परसीव करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, रेगुलेट करना है, मास्टर करना है, कंट्रोल करना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? पर्सन की एबिलिटी है रिकग्नाइज करने की, अंडरस्टैंड करने की, मैनेज करने की और इफ़ेक्टिवली यूज़ देयर इमोशंस इन वेरियस सिचुएशंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी इमोशंस का कहाँ पर बेटर यूटिलाइजेशन करा जा सकता है डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हुए, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। कहीं पर आपको जो है सॉफ्ट होना पड़ता है, कहीं पर आपको थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, कहीं पर थोड़ा सा जो है मैनिपुलेटिव होना पड़ता है। तो कहाँ किस तरह से, किस परिस्थिति में किस तरह व्यवहार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि प्रोफेशनली मैच्योरिटी दिखाएं आप और कहाँ पर कितना झुकना है, कहाँ पर कितना स्ट्रिक्ट होना है, ये सब जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो वास्तव में 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है एम्पैथी। जैसा मैंने पहले भी बताया था, एम्पैथी का मतलब होता है टू नो एंड अंडरस्टैंड द टू सेंस, अंडरस्टैंड, नो द इमोशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पर्सनस। एम्पैथी का मतलब है माई पेन योर पेन माई पेन, आपका दुख मेरा दुख, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? लोगों की इमोशंस और पर्सपेक्टिव को सेंस करना है, अंडरस्टैंड करना है, नो करना है। दिस कनेक्ट यू, इससे क्या होगा, आप इससे हेल्प मिलेगी कि आप लोगों से कनेक्ट रह पाएंगे इमोशनल लेवल पर और कंपैशनेटली, उदारतापूर्वक, दयापूर्वक, प्रेमपूर्वक आप जेनरसली उनकी इमोशंस को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अगला आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अबाउट रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आप अपनी इमोशंस को रिकग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें, व्हाट यू आर फीलिंग एंड वाई, आप क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं, एज वेल एज अप्रिशिएटिंग हाउ दे अफेक्ट दोज अराउंड यू। अब देखिए इसका अर्थ बहुत गहरा है कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जाने, सोचें और ये भी आप जाने सोचें कि ये जो आप फील कर रहे हैं, ये जो आप की इमोशंस हैं, ये दूसरे लोगों पर क्या किस तरह से अफेक्ट करेंगी। इट इज़ द बेसिस ऑफ गुड इंट्यूशन। इससे गुड इंट्यूशन आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, हेल्पिंग यू टू इंस्टिंक्टिवली मेक द राइट चॉइसेस। इससे आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पर राइट, आपकी चॉइसेस को राइट डायरेक्शन मिलती है, आप सही से चुनने में, है ना, सही चॉइसेस करने में सफल होते हैं ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आप जीवन के हर पक्ष में। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही डीप है। आप अपनी इमोशंस को पहचानिए और आप अपनी इमोशंस को इस तरह से पहचानिए कि आपकी इमोशन से दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। सेल्फ अवेयरनेस इज़ ऑल्सो अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये बहुत ही आसान है, ये इसको जानिएगा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता हो, वीकनेस पता हो, कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, कहाँ पर आप स्ट्रेंथ हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी अपनी वैल्यूज़ पहचानना, आपका अपना मॉरल कंपास पहचानना, अपने एथिकल ग्राउंड्स को पहचानना, एथिकल ग्राउंड्स को, एथिकल जिम्मेदारी को पहचानना, आपकी एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको पहचानना, नैतिक जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में अब जो आपकी स्ट्रेंथ है उनसे ज़्यादा काम लीजिए, जो आपकी वीकनेस है उन्हें सप्रेस करिए।
सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। वंस यू हैव मास्टर्ड इमोशनल अवेयरनेस, एक बार अगर आपने इमोशनल अवेयरनेस को मास्टर कर लिया, यानी आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, उन इमोशंस को मैनेज करना, पर्टिकुलरली जो आपकी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आपको काबू में रखना होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट इमोशन में आपकी जेलसी आ सकती है, हेट्रेड आ सकती है ना, और भी बहुत सारी आ सकती हैं। तो ऑलवेज ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू स्टे इन कंट्रोल, हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट करिए और अपने आप में कंट्रोल में रहिए। इफ़ यू हैव ए टेंडेंसी टू हैव इमोशनल आउटबर्स्ट, कई बार हमारी जो है टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि हम इमोशनल आउटबर्स्ट बड़ी जल्दी करने लगते हैं, यानी बहुत जल्दी गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्साइटमेंट में आ गए। एक बार मेरी मदर ने कहा था, और अभी रिसेंटली मेरे डायरेक्टर सर ने कहा था, अब इस बात से ना तो ज़्यादा खुश होइए, जैसे एक बार बहुत सारा कोई काम मेरे फेवर में हो गया था, तो मैं सर को बताने गई, तो सर ने कहा अब इस बात से ना तो ज़्यादा खुश होइए और ना ही ज़्यादा कोई ऐसी नेगेटिव बात आ जाती है, आपके विरोधी कोई आपके लिए नेगेटिवली प्रहार करते हैं, तो उससे ना ज़्यादा दुखी होइए। यही बात मेरी मम्मी कहती थी, और यही बात हम आपको यहाँ आज समझाना चाहेंगे कि इमोशनल आउटबर्स्ट की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी बात से बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, नीदर यू नीड टू बी ओवर जॉयड, बहुत ज़्यादा ओवर जॉयड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सारोफुल होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है ना, ओवर स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम कम्स बट विद ए सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम आती है बट अपने सोल्यूशन को लेकर आती है। तो इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं करना है, बल्कि प्रैक्टिस करनी है किस चीज़ की, काम रहने की, स्टेप बैक, कुछ कदम पीछे रखिए और एक डीप ब्रीथ लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए। हमेशा यू हैव टू बिलीव इन द डॉक्ट्राइन दैट एक्शन इज़ योर ड्यूटी बट रिवार्ड इज़ नॉट योर कंसर्न। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर और दरिया में डाल। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज़, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपके घर वालों के संस्कार हैं, जो आपकी ऑनेस्टी है, जो आपकी लॉयल्टी है, जो आपकी ट्रुथफुलनेस है, उस पर खड़े रहिए, उस पर ट्रू रहिए, उसको बना कर रखिए। एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए, है ना, ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें थी। इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं अगले। ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इसमें कम्युनिकेशन आ गया आपका, है ना, कॉम स्किल्स आ गई आपकी, आपका पेशेंस आ गया, आपका जो है टाइम मैनेजमेंट आ गया। तो ये जो स्किल हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद करती हैं और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मदद करती हैं। जितनी अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप बनेंगे लोगों के साथ। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है ना, एक्टिव और पेशेंट लिसनिंग, एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में और रिलेशनशिप बिल्डिंग में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मदद करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप एक अच्छे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। अब आता है इमोशनल मैनेजमेंट क्या होता है। इमोशनल मैनेजमेंट जो है वो एबिलिटी है रेगुलेट और कंट्रोल और मास्टर करने की, अपने इमोशंस को डेलिबरेटली सोच समझकर यूज़ करना है। हर किसी के सामने प्रेम का इजहार थोड़ी ना करेंगे आप, हर किसी के सामने आप थोड़ी ना ये बताएंगे कि मेरे घर में क्या परेशानी है। तो इमोशंस को डेलिबरेटली सोच समझकर यूज़ करें और अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें, मास्टर करें, कंट्रोल करें। यही इमोशनल मैनेजमेंट है। इमोशनल मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, रणनीतियाँ आती हैं कि किस तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, किस तरह से अपने एंगर को मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो ये लिख लीजिएगा कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स, है ना, और एंगर को, जेलसी को, हेट्रेट को, एंगर को, जेलस को, हेट्रेट को, इस सब को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है। ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ट्रस्ट का मतलब है टू बी एश्योर्ड दैट द अदर पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप जिन लोगों से डीलिंग कर रहे हैं, आपको ये भरोसा होना ज़रूरी है, आपके अंदर ये भरोसा आ जाए कि दूसरा पर्सन आपको खुश देखना चाहता है और अमीर देखना चाहता है, समृद्ध देखना चाहता है। अमीर का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बहुत सारे पैसे हों, अमीर का मतलब है सोशली आपको चीयरफुल देखना चाहता है, चेरिश्ड देखना चाहता है, फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली आपको समृद्ध देखना चाहता है।
ट्रस्ट इज़ द बिलीफ दैट समबडी इज़ गुड, ऑनेस्ट, सिंसियर एटसेट्रा। ट्रस्ट का मतलब है कि आपके अंदर ये विश्वास हो कि कुछ दूसरा वाला, सामने वाला अच्छा है, ईमानदार है, सिंसियर है, एंड यू विल आल्सो ट्राई एंड विल नॉट ट्राई टू हार्म और ट्रिक यू, और वो कभी भी आपको हार्म करने की, आपके ऊपर चाल चलने की कोशिश नहीं करेगा। गेनिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स में। ट्रस्ट बिल्डिंग करना कम्युनिकेशन के थ्रू, ये एक आधारशिला है पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप की। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं बिल्डिंग कर पाएंगे तो ना तो आप लीडरशिप में सक्सेसफुल होंगे, ना पर्सनल लेवल पर, ना ही प्रोफेशनल लेवल पर सक्सेसफुल होंगे। तो कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ हैं कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन के जरिए ट्रस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अटेंटिव क्लोज, एक्टिव लिसनिंग जो है वो ज़रूरी है। तो आपको अटेंटिव क्लोज और एक्टिव लिसनिंग, अटेंशन पे करना है, ध्यान देना है टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है उस पर आपको अटेंटिव, क्लोज, एक्टिव अटेंशन पे करना है। यू कैन एग्जिबिट योर अटेंशन, आप अपना अटेंशन एग्जिबिट भी कर सकते हैं आई कंटेक्ट के थ्रू, नॉडिंग, सिर हिलाने के थ्रू, हैंड रेज करके, या उसके उसके क्वेश्चन का आंसर देकर, या आप क्वेश्चन आस्क करेंगे तो भी ये पता लग जाएगा कि आप हाउ मच अटेंटिवली यू आर लिसनिंग टू हिम, हाउ मच क्लोजली एंड एक्टिवली आप उसे सुन रहे हैं। आल्सो अवॉइड अननेसेसरी इंटरप्शंस, अननेसेसरी इंटरप्शन नहीं करना है, यानी टोका टाकी नहीं करनी है बीच में। फर्स्ट लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स, पहले उन्हें उनकी बात एक्सप्रेस करने दीजिए कंप्लीटली, फुली, एंड तब आप उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करिए। तो देखिए कितनी सारी बातें हैं। एम्पैथी फिर आ गई, आपको अंडरस्टैंड और फील करना है दूसरे लोगों की फीलिंग और पर्सपेक्टिव्स को, दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। यू कैन शो एम्पैथी बाई एक्नॉलेजिंग एंड वैल्यूइंग देयर इमोशंस, आप अपनी एम्पैथी का एक्नॉलेजमेंट करा सकते हैं, आप अपनी एम्पैथी को शो कर सकते हैं लोगों की इमोशंस को वैल्यू देकर और एक्नॉलेज करके, जानकर। आप हेल्पफुल फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं कि आई कैन इमेजिन हाउ यू मस्ट बी फीलिंग, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको इस समय कैसा लग रहा होगा। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए अपने कम्युनिकेशन में। कभी भी हाइड नहीं करना है हमें और मैनिपुलेट नहीं करना है इन्फॉर्मेशन को। कभी भी हमें प्रेजुडाइज्ड नहीं होना है, बायस्ड नहीं होना है, इंक्लाइनेशन नहीं देना है किसी एक पर्सन के प्रति, और इसकी जगह हमें इम्पार्शियल होना है, नॉन प्रेजुडाइज्ड होना है और अनबायस्ड होना है। कंसिस्टेंसी, लगातार। देखिए, अगर आपने एक रिलेशनशिप 2 साल पहले बनाया था, आपने 2 साल तक कोई बात नहीं करी, अचानक काम आता है एक फाइन डे और आप उससे कम्युनिकेशन करते हैं, तो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा ना, सेल्फिशनेस हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा लाइफ ब्लड है, लगातार होना है अपने वर्ड्स में, अपने एक्शन में, लगातार रहना है ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए। कीप योर वर्ड्स एंड प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स, जो भी आपने अपने वर्ड्स जो भी आपने बोला है, जो भी अपने वायदे किए हैं, जो भी आपने कमिटमेंट करे हैं, उनको पूरा करिए, टाइम पर पूरा करिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि इन केस इफ़ यू आर अनेबल टू फुलफिल योर कमिटमेंट, अगर आप किसी केस में, किसी अर्जेंसी में अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो टेक द पर्सन इन कॉन्फिडेंस, उस पर्सन को कॉन्फिडेंस में लीजिए, कम्युनिकेशन करिए उससे बिफोर हैंड, पहले से ही उसे बता दीजिए, और एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आप दे सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए मुझसे प्रॉमिस करा है कि मैम मैं ना कल को आपके साथ पिक्चर देखने चलूँगा, तो आप अगर मेरे साथ नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जो है, बड़ा ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, आप देखिएगा, आप मुझे अगर नहीं ले जा पा रहे हैं पिक्चर दिखाने, तो आप मुझे पहले से ही बता दीजिए कि आज नहीं हो पाएगा, कल चलते हैं, और आज नहीं हो पाएगा लेकिन मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, अपनी फ्रेंड को भेज रहा हूँ आपके पास, आप उनके साथ शॉपिंग करने चले जाइएगा और वहाँ से पिक्चर भी दिखाइएगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपका फीडबैक पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक, फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसा क्रिटिसिज्म करिए जो लोगों के काम आए। सोल्यूशन दीजिए, ऑफर सोल्यूशन, उनको सोल्यूशन दीजिए और इम्प्रूवमेंट के तरीके बताइए कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। Ensure that your feedback is delivered in a supportive and non-judgmental manner, आपका जो फीडबैक है वो बहुत ही सपोर्टिंग और जजमेंटल मैनर, नॉन जजमेंटल मैनर में आए, एक बहुत ही पोलाइटली आपको बोलना है, मैनरली आप अपना फीडबैक पास करिए, है ना, विदाउट एनी प्रेजुडाइज, बायसनेस, प्रेजुडाइज और बायसनेस।
नॉन वर्बल क्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं. पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज़. ट्राई टू गेट टू नो द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ अदर पर्सन इवन इफ़ दे आर साइलेंट. बहुत ज़रूरी है. कभी कभी अगर वो साइलेंट भी हों तो आप उनकी फीलिंग्स को जानने पहचानने का कोशिश करिए. बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, मूड को पढ़िए, साइकोलॉजी को पढ़िए, एटीट्यूड को पढ़िए, साइकोलॉजी को पढ़िए. लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना आना चाहिए. वो कैसे पढ़ेंगे? आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से. कोई बहुत एनर्जेटिक है तो पता लग जाएगा कि वो बहुत एक्साइटेड है. कोई डल डल सा है तो आपको पता लग जाएगा कि थोड़ा डिप्रेशन में है, थोड़ा साइलेंट है. तो इवन इफ़ दे आर साइलेंट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना. इसे बॉक्स में करिएगा. अगर वो साइलेंट भी हैं तो भी आप उनके मूड को, साइकोलॉजी को, एटीट्यूड को पढ़िए. कैसे पढ़ सकते हैं? उनके नॉन वर्बल क्यूज़ को नोटिस करके. ऑन द अदर हैंड, मेंटेन एंड ओपन एंड अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ओपन रखिए, अप्रोचेबल रखिए, प्लीजेंट स्माइल रखिए, सपोर्टिव जेस्चर्स रखिए, है ना. तानाशाही वाले जेस्चर मत रखिए, एटीट्यूड मत दिखाइए. अपोलोजाइज व्हेन नेसेसरी. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, इवन अनइंटेंशनली हो गई है, अनजाने में हो गई है, अनइंटेंशनली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली नहीं याद रख पाएँ तो अननोइंगली अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपने किसी को हर्ट कर दिया है जाने अनजाने में, तो आप उससे बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही ऑनेस्टली क्षमा मांगिए. कैसे? सिंसियरली, जेन्युइनली और ऑनेस्टली क्षमा मांगिए. इन तीनों को बॉक्स में करिएगा. अब आता है व्हाट इज़ थिंकिंग स्किल. ये थर्ड प्रायोरिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छे से देखिएगा. बहुत आसान करके हमने समझाया है. थिंकिंग स्किल वो कॉग्निटिव प्रोसेस है. अब देखिए 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ थिंकिंग स्किल. तो थिंकिंग स्किल क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस है, ज्ञान संबंधी प्रोसेस है. मेंटल टूल्स हैं, वो मेंटल डिवाइसेस हैं दैट वी यूज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस, दैट वी यूज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग प्लान्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रिएटिंग इन्फॉर्मेशन. तो थिंकिंग स्किल वो कॉग्निटिव प्रोसेस या वो मेंटल टूल्स हैं जिनका उपयोग हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं, डिफरेंट डिसीजन देने के लिए करते हैं, क्वेश्चन आस्क करने में करते हैं, प्लान बनाने में करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने में करते हैं और ऑर्गेनाइज करने में, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और क्रिएट करने में करते हैं. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि थिंकिंग स्किल्स जो है वो हमारी एबिलिटी है अंडरस्टैंड और एड्रेस करने की, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड और एड्रेस करने की, प्रॉब्लम से जूझने की कैपेसिटी है. सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और फैक्ट के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने की हमारी जो एबिलिटी है, उसको समझने की जो एबिलिटी है, वही थिंकिंग स्किल है. टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल बहुत सारे टाइप होते हैं. ये वाला आप चार्ट बना के रहिएगा. पहला जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग है. देखिए बहुत ही अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करी है. मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगे और आप बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आइएगा तो आपको ज़रूर 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 बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग से विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. एनालिटिकल थिंकिंग में देखिए क्या होता है. देखिए एक मान लीजिए हमारी एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम या टॉपिक है, तो इसको जब हम इस सारे एस्पेक्ट से सोचते हैं इसके ऊपर, तो ये एनालिटिकल थिंकिंग होती है. एनालाइज ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का विश्लेषण करना. हिंदी में अगर बोलें तो एक प्रॉब्लम को विश्लेषण करना, हर पॉइंट से सिचुएशन को विश्लेषण करना स्टेप बाय स्टेप. देखिए कितने ही ईजी शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है. किसी भी प्रॉब्लम को एनालिटिकली थिंकिंग जब होती है, जब हम इस प्रॉब्लम पर स्टेप बाय स्टेप विचार विमर्श करते हैं. कंप्लीट एनालिसिस, इन दिस वी डू ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वेज. हम सारे संभव तरीकों से कंप्लीट एनालिसिस करते हैं उस प्रॉब्लम या सिचुएशन को आपके समक्ष खोलने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए. यानी एक प्रॉब्लम को हर एस्पेक्ट से, फ्रॉम एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट. एक बार फिर से समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए एक तो बहुत आसान तरीका मैंने ये बता दिया कि जब हम एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उसको खोलते हैं, फ्रॉम एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट से खोलते हैं, है ना. ये आप चार्ट भी बना लीजिएगा. ये आपकी प्रॉब्लम है और इसको आप इस एंगल से, 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 इस एंगल से देख रहे हैं और एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है. एनालिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल क्या है. डेटा एनालिसिस जब आप करते हैं, डेटा एनालिसिस, ठीक है, एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आइएगा, वो भी ऐसे करके बुलेट में. डिसीज़न मेकिंग अपने आप में,
है ना, डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें भी हम एनालिटिकल थिंकिंग लगाते हैं। रिसर्च करने में हम एनालिटिकल थिंकिंग लगाते हैं क्योंकि उसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें खोलना होता है। जब हम किसी भी बात के लिए फोरकास्ट करते हैं यानी कि भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, है ना, तो भी हम ये वाला करते हैं। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। अब आता है दूसरा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में डिफरेंस आ सकता है। इन शॉर्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल का मतलब है गो डाइवर्स, कंक्लूड विद वन दैट वर्क्स। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है और उसके साथ काम करना है जो जो तरीका काम कर रहा है। Divergent thinking involves exploring all possibilities and viewpoints to find out any appropriate solution. Divergent thinking में हमें क्या होना है हर possibility पर देखना है। जो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है ना, इसमें आप क्रिमिनल को की साइकोलॉजी को या क्रिमिनल को या किसी भी केस को, हर केस पर जितने क्लूज़ मिलते हैं आप हर क्लू को डिस्कस करते हैं, हर क्लू पर काम करते हैं और जो क्लू काम कर जाता है उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें हमें हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना होता है, खोजना होता है, हर व्यू पॉइंट को खोजना होता है एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो बेसिकली मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है सबसे पहले 1956 में जेपी गिलफोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराई थी, है ना। और इसका मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिनोनिमस ही है। अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करना है, इस आइडिया से काम कर रहे हैं, इस आइडिया से काम कर रहे हैं, इस आइडिया से काम कर रहे हैं, यानी जितने आइडियाज़ आपको मिलते जा रहे हैं आप सब पर काम कर रहे हैं और चुनेंगे किसको, जो बेस्ट वर्क कर रहा है। इस आइडिया से काम कर रहे हैं, इस आइडिया से काम कर रहे हैं और इस आइडिया से काम कर रहे हैं। तो देखिए कितना सरल सा चार्ट है, बट आप बना कर आइएगा। 1956 में जेपी गिलफोर्ड ने इसको खोजा था। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर हम बात करें तो एक स्टोरी लिखना, राइटिंग ए स्टोरी। अब ऐसी स्टोरी जो जिसमें सस्पेंस हो, है ना, या साइंस फिक्शन लिखना, साई फिक्शन स्टोरी लिखना, है ना, या फिर सस्पेंस थ्रिलर लिखना, सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी लिखना। ये भी इसका एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट थिंकिंग का। अब अगर आप, ठीक है, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के ऊपर। कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है, अबाउट कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, सारे डॉट्स को कनेक्ट करना। आपको ये सारे डॉट्स मिल गए, अब आपने इसका कनेक्ट करके एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। सारे, अब जैसे मान लीजिए पुलिस को जितने सुराग मिलते रहते हैं वो उन सारे सुरागों को कलेक्ट करके एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो यू कनेक्ट स्कैटर्ड थॉट्स, आपको बिखरे हुए विचारों को इकट्ठा करना है, बिखरे हुए डेटा को इकट्ठा करना है, बिखरे हुए स्टैंड पॉइंट को इकट्ठा करना है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको इकट्ठा करना है और उनको बड़ी पिक्चर में रखकर आगे बढ़ना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ ए की थिंकिंग स्किल वी नीड इन लाइफ। हम जो अपनी लाइफ में हमें जो थिंकिंग चाहिए वो कन्वर्जेंट थिंकिंग चाहिए। अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग को भी एक चार्ट के थ्रू बनाने की कोशिश करें तो देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमें एक आंसर मिला और उसमें वो एक क्वेश्चन मिला था, इसमें हमें एक आंसर मिला, इसमें हमने एक फैक्ट को, अब हम कैसे करेंगे, आंसर कैसे मिलेगा हमें, ये फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, फैक्ट नंबर 4, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, फैक्ट नंबर 5, फैक्ट नंबर 6, फैक्ट नंबर 7 और फैक्ट नंबर 8। तो ये फैक्ट नंबर 8, इनसे मिलकर क्या मिला, ये हमें एक आंसर मिल गया। क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका, कुछ एग्जाम्पल आप भी लिख कर भेजिएगा। सॉल्विंग ए सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, या इक्वेशन, या फिर टू सॉल्व ए केस,
टू सॉल्व ए क्रिमिनल केस। CID वगैरह में दिखाते हैं ना, सारे डॉट को कनेक्ट कर लिया और एक केस को करा। आप शेयर मार्केट खेलते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे, तो शेयर मार्केट में जब हम चूजिंग ए बेस्ट स्टॉक, हम पूरा जो है सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक बेस्ट स्टॉक को करते हैं। सेलेक्टिंग द बेस्ट पर्सन फॉर जॉब, ये भी इसका एग्जाम्पल है, सेलेक्टिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब में इतने सारे लोगों की भीड़ में से एक बेस्ट पर्सन का चुनाव करना, ये क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में 7 स्टेप होते हैं, आइडेंटिफाई करना, गैदर करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इस्टेब्लिश करना और डिसाइड करना, कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम के ऊपर। अब अगर हम इसकी बात करें, मतलब इसमें किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर डाटा इकट्ठा करना है, एनालाइज करना है मिले हुए डाटा को, इंटरप्रेट व्याख्या करनी है, इस्टेब्लिश करना है तथ्यों को, डिसाइड करना है और प्रॉब्लम के ऊपर बातचीत करनी है। ठीक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है हमारी। तो क्रिटिकल थिंकिंग के एग्जाम्पल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यहीं पर लिख देती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। डिबेटिंग, ये भी इसमें आएगा इसके एग्जाम। फ्यूचर प्लानिंग, अगर आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग का ही एग्जाम्पल है। बजट प्लानिंग, आप घर के लिए बजट प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग में आपकी इमेजिनेशन को आप हर पॉसिबल डायरेक्शन में दौड़ाते हैं, नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, थोड़ा अलग हटकर, टू थिंक डिफरेंटली आउट ऑफ द बॉक्स, अलग हटकर सोचते हैं, सॉल्यूशन और अप्रोचेस को यूनिक एंगल से देखते हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई। क्रिएटिव थिंकिंग में आप सबसे पहले तो अपनी इमेजिनेशन को हर पॉसिबल डायरेक्शन में दौड़ाते हैं, नए आइडिया, इसको इस तरह से भी लिख लीजिएगा, है ना, इस तरह से करके लिखिएगा कि रनिंग इमेजिनेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, है ना, और टू थिंक डिफरेंटली, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, टू ऑफर सॉल्यूशंस फ्रॉम यूनिक एंगल्स। इसमें इनोवेटिव थिंकिंग भी आती है। ठीक है। अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो क्रिएटिव थिंकिंग देखिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे जब एक यहाँ पर लिख देती हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल है म्यूज़िक मैशअप करना, है ना, आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ये वर्टिकल फार्मिंग करना। वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि आप घर के अंदर ही फार्मिंग करते हैं। रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स से कुछ बना लेना, है ना, आजकल तो प्लास्टिक बॉटल से बहुत कुछ बन रहा है। तो घर का ख़राब जो मटेरियल है उसे यूज़ करके जब आप कुछ नया बनाते हैं उपयोगी, तो वो आता है। म्यूज़िक मैशअप करना, वर्टिकल फार्मिंग करना, ये सब क्रिएटिव थिंकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम, एक दो और रह गई हैं। होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण। तो होलिस्टिक थिंकिंग में क्या है, ऑल अबाउट सीइंग द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम को देखना और अंडरस्टैंड करना, हाउ डिफरेंट पार्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे को शक्ति दे रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल। वर्क और लाइफ का बैलेंस करना भी होलिस्टिक उसका एग्जाम्पल है। वर्क लाइफ में बैलेंस करना। माइंड और बॉडी में कनेक्शन करना। माइंड और बॉडी में कनेक्शन, कभी कभी माइंड कहता है कि माइंड बॉडी और हार्ट में कनेक्शन करना, दिल दिमाग और बॉडी में कनेक्शन करना। ठीक है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में रणनीति पूर्वक थिंकिंग करना। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड एनविजनिंग द फ्यूचर। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में प्लानिंग करना होता है हमें और फ्यूचर के बारे में एनविजन करना होता है, यानी उसके बारे में एक रोड मैप तैयार करना होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने होते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होती है लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के बीच में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, जो बैरियर आ रहे हैं, उनको दूर करना होता है और अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करना होता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हें एनकैश करना होता है और जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उनको ओवरकम करना होता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं, यहाँ से देख लीजिएगा आप। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं कैरियर प्लानिंग,
फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके भी कुछ अपने एग्जाम्पल्स हों तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक और डू सेंड योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए लाइफ ब्लड का काम करते हैं। आई होप you all will be having a good and fruitful examination experience. Have a happy watching, have a happy learning. Thank you. Bye bye.